हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जिनको डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम देना है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप आगामी महीने में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके परीक्षा पैटर्न और ख़ासतौर से भाषा परीक्षण हिंदी, अपठित गद्यांश और हिंदी साहित्य से संबंधित किस तरह से सवाल आते हैं उन पर थोड़ा सा हमें गाइड करिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं परीक्षा जो पैटर्न है उस पर और भाषा परीक्षण हिंदी तथा हिंदी साहित्य के जो मुख्य टॉपिक्स हैं उस पर बातचीत करूंगा और उम्मीद करूंगा कि यह लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा मैंने कल अपने कम्युनिटी यूट्यूब में मैंने एक आपको सूचना दी थी कि जिनको भी डीएसएसबी का एग्ज़ाम देना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल अनुराज हिंदी एकेडमी को जो ज़रूर ज्वाइन करें। और बहुत सारे लोगों ने किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हो या फिर हाथ से बनाया गया नोट्स हो वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें, ताकि आप परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में परीक्षाओं को लेकर या फिर नौकरी को लेकर काफ़ी संघर्ष किया है और इसीलिए आपसे मैं लगातार जुड़ा रहता हूं, क्योंकि मेरी एक कोशिश रहती है कि जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जिनको अपने मेहनत के दम पर ही नौकरी पाना है, उनके लिए मैं एकदम तत्पर हूँ। क्योंकि मैं वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन फिर भी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में मेरा जितना भी सहयोग हो सकता है मैं उसे देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ और हम टॉपिक पर बातचीत करते हैं। उसके पहले जो पैटर्न है टीजीटी का और पीजीटी का, उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। हम उसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि टीजीटी में किस तरीके के सवाल आते हैं, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। और डीएसएसबी की खास विशेषता ये है कि उसने कहीं ये निर्धारित नहीं किया है कि सिलेबस क्या है, बस उसने परीक्षा पैटर्न के बारे में बता दिया है और क्वेश्चंस नंबर को बता दिया है, क्वालिफाइंग को बता दिया है बस। जैसे अन्य परीक्षाओं में सिलेबस निर्धारित रहता है कि किस किस खंड से कैसे कैसे सवाल आएंगे, लेकिन ये डीएसएसबी में इस तरीके का नहीं है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है वो सेम है या फिर इसमें थोड़ा अंतर है। ठीक है, इसको दो सेक्शंस में बांटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो हम देखते हैं कि सेक्शन ए में क्या है। सेक्शन ए में लिखा है कि MCQ आधारित 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंकों के रहेंगे। ठीक, इसका कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया कि किस चीज़ से 100 प्रश्न रहेंगे और उसमें किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन उसको क्लैरिफाई किया जाएगा पीजीटी में कि उसी पैटर्न पर टीजीटी में भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सेक्शन में दिया हुआ है कि जो सेक्शन बी है इसमें कंसर्न सब्जेक्ट से कुल सवाल रहेंगे। कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिसमें आपने भरा होगा फॉर्म वो, और प्लस टीचिंग मेथडोलॉजी। ठीक, ये आपका इंक्लूडेड रहेगा इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंकों के रहेंगे। अब हो सकता है कि सब्जेक्ट से 80 सवाल रहें और टीचिंग मेथडोलॉजी से 20 सवाल रहें। इस तरीके से हो सकता है इसका विभाजन किया गया हो। इसमें क्या है कि दोनों सेक्शंस में आपको अलग अलग क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग के लिए जनरल में दिया गया है 40%, ओबीसी में 35%, SC ST और PH के लिए है 30% और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको 5% की छूट दी गई है। ठीक है, अब ओबीसी जो केवल दिल्ली में रहने वाले ओबीसी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी अन्य स्टेट्स के लोगों को जनरल में क्वालिफाई कराया जाएगा। तो जो लोग ओबीसी में फॉर्म भरे होंगे और दूसरे स्टेट्स के होंगे वो ध्यान रखें कि वो जनरल में ही क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो टीजीटी में जो परीक्षा पैटर्न है वो दो सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शंस ए में 100 सवाल रहेंगे MCQ आधारित, जो कि पीजीटी में क्लियर हो जाएगा, और सेक्शन बी में कंसर्न सब्जेक्ट्स में 100 सवाल रहेंगे जिसमें कि टीचिंग मेथडोलॉजी भी शामिल है, मतलब कि शिक्षण अभिरुचि भी इसमें शामिल है, शिक्षण पद्धति भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम पीजीटी में देखें तो इसको क्या किया है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बांटा गया है। ये भी MCQ आधारित पेपर रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि सेक्शन 1 को 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला है मानसिक योग्यता प्लस बौद्धिक क्षमता। ठीक है,
ये इससे क्या रहेंगे, 20 सवाल रहेंगे और 20 अंकों के रहेंगे। दूसरा जो है वो है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता जिसको कि जनरल अवेयरनेस भी कहा जाता है। इनकी भी संख्या 20 रहेगी और 20 अंकों के रहेंगे। ठीक। तीसरा रहेगा भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण से संबंधित 2 विषयों से सवाल आएंगे, पहला अंग्रेजी से, ठीक, और दूसरा हिंदी से। इसमें भी 20 सवाल रहेंगे और 20 अंकों के रहेंगे। चौथा हो गया भाषा परीक्षण हिंदी। इसमें कुल 20 सवाल रहेंगे। भाषा परीक्षण, यहाँ पर परीक्षण होना चाहिए, भाषा परीक्षण हिंदी, कुल 20 सवाल और 20 अंकों के। पाँचवा रहेगा अंक गणितीय क्षमता। अंक गणितीय क्षमता और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सवाल रहेगा। ये भी 20 सवाल रहेंगे और 20 अंकों के। सेक्शन 2 में क्या किया गया है कि इसमें सब्जेक्ट्स को रखा गया है। सेक्शन 2 में कंसर्न सब्जेक्ट और प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक, टीचिंग मेथोडोलॉजी। ये कुल 200 सवाल रहेंगे। इनसे हो सकता है कि जो सब्जेक्ट्स है उसमें से 180 सवाल रहें और टीचिंग मेथोडोलॉजी से कुल 20 सवाल रहें। ठीक है, तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि टोटल आपको पीजीटी में 300 अंकों के सवाल रहेंगे और 3 घंटे के, ठीक, और टीजीटी में कुल 200 अंकों के सवाल रहेंगे और 2 घंटों के लिए। तो इस तरीके से मोटे मोटे पैटर्न जो हैं टीजीटी और पीजीटी के वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमने आज का जो टॉपिक चुना हुआ है कि भाषा परीक्षण हिंदी का हम कैसे अध्ययन करें, किन किन टॉपिक से ज़्यादातर सवाल आते हैं। क्योंकि लिखने के लिए बस लिख दिया है कि भाषा परीक्षण हिंदी और भाषा परीक्षण अंग्रेजी, और सबके केवल हेडिंग दिया हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किन किन खंडों से ज़्यादातर सवाल आते हैं। ठीक है, तो हम आज भाषा परीक्षण हिंदी की बात करेंगे। इसको मैंने करीब 10 वर्षों के ओल्ड पेपर्स के आधार पर इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि पीजीटी हिंदी में जो भाषा परीक्षण का सवाल है वो कहां कहां से आता है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका आज क्लियर हो जाएगा। पहला हम देखते हैं जहां से आता है वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला से सवाल आएगा। हिंदी वर्णमाला को आप जब से पढ़ाई करना शुरू किए होंगे तभी से जानते हैं। इसमें ख़ास तौर से जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियाँ, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ, उनसे सवाल ज़्यादातर आते हैं, जिसको कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें आप देख सकते हैं सघोष अघोष, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें ख़ास तौर से जो सवाल आते हैं वो सब उच्चारण स्थान के आधार पर आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है और कौन कौन सी उसमें ध्वनियाँ शामिल हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। स्वर के बारे में जानकारी होनी चाहिए और व्यंजन के बारे में। बहुत ही इजी सवाल रहता है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट संज्ञा। संज्ञा से बहुत सारा सवाल आता है, खासतौर से जो संज्ञा 5 भागों में बटी हुई है उससे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो संज्ञा हैं इनसे सवाल बहुत आते हैं। खासतौर से भाववाचक संज्ञा से तो बहुत सवाल डीएसएसपी में आते हैं। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इससे ज़रूर 1-2 सवाल रहते हैं, तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ से सवाल उठता है। दूसरा जो सवाल आता है वो सर्वनाम से आता है। अगला जो है सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन करके जाना होगा। जो सर्वनाम के 11 भेद हैं उनसे संबंधित सवाल आ जाते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो सवाल आता है वो संज्ञा और सर्वनाम पर आधारित जो लिंग है, कारक है और वचन, इनसे सवाल आते हैं। लिंग,
कारक और वचन से संबंधित सवाल आते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि जैसे लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसमें शब्द पूछ देता है। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो एक शब्द आया था कि बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो उसमें 2 विकल्प तो एकदम टक्कर वाला दिया था, बूढ़ी और बुढ़िया, और 2 विकल्प का कोई अर्थ ज़्यादा नहीं था। तो एग्ज़ाम में मैंने लगाया था बूढ़ी और उसने सही आंसर माना था बुढ़िया का, जो कि बाद में उस क्वेश्चन को हटाना पड़ा। मैंने उस पर आपत्ति दायर की थी कि जैसे प्रेमचंद ने लिखा बूढ़ी काकी, उन्होंने बुढ़िया काकी नहीं लिखा, तो बुढ़िया दूसरे चीज़ का स्त्रीलिंग है, बूढ़ऊ का स्त्रीलिंग बुढ़िया होगा, लेकिन अगर बूढ़ा का स्त्रीलिंग होगा तो वो बूढ़ी होगी। तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं। कारक जो कर्ता ने कर्म को, के लिए, से, संप्रदान, अपादान, जो भी है काकी के, उनसे सवाल आते हैं। और वचन में कि कौन सा एक वचन है, बहुवचन है, इस तरीके से सवाल आते हैं। जैसे कि महिला का बहुवचन क्या होगा, तो महिलाओं, महिलाएं, ठीक है, इस तरीके से। पुरुष का क्या होगा, पुरुषों। इस तरीके से सवाल आते हैं। छोटे छोटे ही सवाल रहते हैं, तो इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो सवाल आता है वो है क्रिया से। क्रिया मतलब जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से सवाल आते हैं। उसमें वाक्य पूछ देगा और बोलेगा कि ये क्रिया किस काल की है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर सवाल आते हैं विशेषण से। बहुत सारा सवाल आता है विशेषण। विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम उसमें देखते हैं कि कहाँ से सवाल उठते हैं, क्योंकि जो विशेषण है इसके कई भेद हैं, 4 भेद हैं, तो वहाँ से सवाल आता है, ठीक है। अब मुख्य रूप से जो कन्फ्यूजिंग वाला भेद है वो है पहला संख्यावाची विशेषण, ठीक है, और दूसरा है परिमाणवाची। तो संख्या जो दिया हुआ है इसमें क्लियर कट दिया रहता है कि 2, 4, 6, लेकिन इसमें लिख देगा कुछ, ठीक, बहुत। तो ये सवाल कई बार पूछ देता है कि किस विशेषण के अंतर्गत है। इसके अलावा हम देखें तो जो शब्द रचना है उससे बहुत सवाल आते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत क्या आएगा, जिसमें कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है संधि और समास, ठीक। संधि, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। संधि से सवाल आ जाएंगे, ठीक। फिर सवाल आएंगे समास से, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर सवाल आ जाएंगे उपसर्ग और प्रत्यय से, ठीक। फिर एक सवाल आता है समानार्थी अर्थ। समानार्थी कि जैसे लिख देगा कि अंधेरा का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 3 विकल्प अलग अलग रहेगा और अंधकार रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि अनुराज हिंदी एकेडमी के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर शेयर करूं और आप उसे हल करें, और ये जो मैं पैटर्न के बारे में बातचीत कर रहा हूं और आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। मैं मोटे तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से सवाल उठते हैं, खासतौर से भाषा परीक्षण के अंतर्गत। अगर भाषा परीक्षण में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। समानार्थी, फिर पर्यायवाची शब्द आते हैं। इसके बाद विलोम शब्द आते हैं। फिर तत्सम, तद्भव, ये सारे शब्द आते हैं परीक्षा में कि निम्न में से कौन तत्सम है, कौन तद्भव है। कई बार तो ये बोल देगा कि जो संस्कृत से सीधे सीधे लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो तत्सम है, और जो उसी का रूप होता है तत्सम का वो तद्भव के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है कई बार तो मिलाने वाले भी सवाल आ जाते हैं कि कौन तद्भव है, कौन किसका विलोम है, कौन संधि है, कौन समास है, इस तरीके से भी सवाल आते हैं। तो घुमा कर आएगा तो आप उसको समझ कर हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें सवाल आएगा आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सवाल आता है। जैसे पूछ देगा कि किए गए उपकार को मानने वाला, तो इसको बोलते हैं कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला वो होता है कृतज्ञ। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, इनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर आखिर में जो एक सवाल आता है अपठित गद्यांश, उसमें से एक आपको अपठित गद्यांश, ठीक,
उसमें जो सवाल रहते हैं 5 सवाल रहते हैं, एक गद्यांश दिया रहेगा, उसी पर आधारित 5 सवाल रहेंगे जिनको आपको हल करना पड़ेगा। तो मोटे तौर पर हमने देखा कि जो भाषा परीक्षण हिंदी है उसका जो भी पैटर्न है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आप इस हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। इसके लिए किताब कौन सा पढ़ना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो किताब के लिए मैं वासुदेवानंद प्रसाद की एक किताब है हिंदी व्याकरण और रचना, उसको आप खरीद लीजिए। वो ज़्यादा सटीक किताब है और बाकी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत